भाग 23 शांति का दूसरा पहलू। माया के जाने के बाद कन्हेरी गांव में कई साल तक सच्ची शांति बनी रही। कालवन, जो कभी डर का प्रतीक था, अब एक सामान्य और सुंदर जंगल बन चुका था। पक्षियों का संगीत और हवा की सरसराहट अब डर की जगह सुकून लाती थी। गांव में नई पीढ़ी ने जन्म लिया जो पुरानी कहानियों को सिर्फ लोक कथा मानती थी। लेकिन इस शांति का एक दूसरा पहलू भी था। धीरे धीरे लोग अपने इतिहास को भूल रहे थे। इसी गांव में विक्रम नाम का एक जवान लड़का था। वो एक जिज्ञासु और पढ़ा लिखा नौजवान था जिसने अपनी पढ़ाई शहर से पूरी की थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसे अपने गांव की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान उन रहस्यमय घटनाओं की तरफ गया जो शांति के बाद शुरू हुई थी। मौसम का संतुलन बिगड़ रहा था। कभी अचानक तूफान आ जाते थे तो कभी बिना बारिश के ही बाढ़ आ जाती थी। नदियां अपना रास्ता बदल रही थीं और जानवरों का बर्ताव अजीब हो गया था। एक दिन विक्रम गांव की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ खोज रहा था, जहां उसे एक पुराना बक्सा मिला। उस बक्से में एक डायरी और कुछ आधुनिक उपकरण थे जो माया ने पीछे छोड़ दिए थे। डायरी के पन्ने पुराने हो चुके थे, लेकिन उसकी लिखावट साफ थी। उसमें माया की पूरी यात्रा का जिक्र था, साधु के श्राप से लेकर ब्रह्म धातु की स्थापना तक। विक्रम ने पहली बार इस भयानक इतिहास को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पढ़ा। उसने उन पुरानी भूली बिसरी कहानियों पर विश्वास करना शुरू कर दिया, लेकिन एक सवाल उसके मन में घूम रहा था। अगर शांति आ चुकी थी तो ये नई समस्याएं क्यों खड़ी हो रही थी। भाग 24, ब्रह्म योगी और विद्रोही सत्व। माया की डायरी में कुछ और भी था। उसने साधना की गहराई में जाकर साधु के असली इतिहास को जानने की कोशिश की थी। साधु सिर्फ एक तपस्वी नहीं था, बल्कि वो एक ब्रह्म योगी था जिसे इस ब्रह्मांडीय संतुलन का ज्ञान था। वो एक ऐसे दायरे का रक्षक था जहां हमारा संसार और एक और आयाम मिलता था। हजारों साल पहले उस दूसरे आयाम से एक विद्रोही सत्व नाम की दुष्ट आत्मा हमारे संसार में प्रवेश करना चाहती थी। इस आत्मा में सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति थी। ब्रह्म योगी ने उस आत्मा को रोकने के लिए अपनी तपस्या से एक ब्रह्म धातु को स्थापित किया था। ये धातु सिर्फ एक पत्थर नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक टुकड़ा थी जो दोनों आयामों को अलग रखती थी। ये धातु एक तरह से इस दुनिया का लंगर थी। जब गांव वालों ने सोने के लालच में उस ताले को तोड़ दिया तो उन्होंने उस विद्रोही सत्व के लिए दरवाजा खोल दिया। साधु का श्राप असल में उस ताले को अस्थायी रूप से ठीक करने की कोशिश थी। ये श्राप नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा तंत्र था। जो भी आत्मा उस जंगल में जाती थी वो उस टूटे हुए दरवाजे पर एक नई दीवार का काम करती थी। ये दीवार हर बार कमजोर पड़ती थी और उसे मजबूत करने के लिए एक नई आत्मा की जरूरत होती थी। माया ने ब्रह्म धातु को वापस स्थापित करके इस चक्र को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, लेकिन उसने अनजाने में एक और बड़ी समस्या पैदा कर दी थी। भाग 25, ब्रह्मांडीय असंतुलन। विक्रम को जल्द ही एहसास हुआ कि ब्रह्म धातु की अपनी एक नियति थी। ये धातु इस जगह को ब्रह्मांडीय संतुलन में बांध रही थी, लेकिन जब उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया तो उसने कहीं और एक नया दरार पैदा कर दिया। वो दरार इस ब्रह्मांडीय लंगर के असंतुलन की वजह से बन रही थी। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम नहीं था, बल्कि प्रकृति का ही एक हिस्सा था। जल्द ही गांव में एक और अजीब घटना हुई। आसमान में एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी जो न तो कोई ग्रह थी और न ही कोई तारा। ये एक संरक्षक सत्व थी जो उस दरार को बंद करने के लिए आई थी। ये सत्व किसी भी तरह से दुष्ट नहीं था, लेकिन इसकी शक्तियां इतनी विशाल थीं कि इसकी मौजूदगी ही गांव के लिए खतरनाक थी। ये अपनी विशाल ऊर्जा से उस दरार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया में वो पूरे गांव को ऊर्जा के साथ ही नष्ट कर सकता था। विक्रम ने अपने दादाजी से बात की, जिन्होंने राहुल को देखा था। उनके दादाजी ने बताया कि राहुल ने अपनी आंखों में एक खास तरह की शांति और ज्ञान को देखा था। विक्रम को पता चल गया कि उसे इस नए खतरे से निपटना होगा, लेकिन लड़ाई से नहीं बल्कि समझ से। भाग 26, संरक्षक की पुकार और विक्रम का संवाद। विक्रम जंगल में गया। वहां जाकर उसने उस संरक्षक सत्व से संपर्क करने की कोशिश की। ये आत्मा कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि ये मन में उठने वाले विचारों की तरह थी। विक्रम ने अपनी चेतना से उस सत्व को समझाने की कोशिश की। संरक्षक सत्व ने उसे बताया कि वो इस दुनिया को नष्ट करने नहीं आया है, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने आया है। ब्रह्म धातु को यहाँ से हटाना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन विक्रम जानता था कि अगर धातु हटाई गई तो विद्रोही सत्व वापस आ जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। विक्रम को एक और तरीका खोजना था। उसने माया की डायरी के आखिरी पन्नों को फिर से पढ़ा, जहां माया ने एक रहस्यमय नोट छोड़ा था। उस नोट में लिखा था, ब्रह्म धातु को डुप्लीकेट अनुकृति किया जा सकता है, या उसकी ऊर्जा को एक उच्च चेतना वाली आत्मा के साथ स्थायी रूप से संतुलित किया जा सकता है। विक्रम को पता चल गया था कि इसका क्या मतलब था। ब्रह्म योगी ने यह उपाय पहले ही छोड़ दिया था। एक ऐसी आत्मा जो डर और स्वार्थ से परे हो, जो सच्ची मुक्ति और ज्ञान को प्राप्त कर चुकी हो, वो ब्रह्म धातु की ऊर्जा को संतुलित कर सकती है। ये बलिदान नहीं था, बल्कि एक चरम समर्पण था। भाग 27, अंतिम परीक्षा और चेतना का विस्तार। विक्रम ने संरक्षक सत्व को एक और तरीका समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि वो ब्रह्म धातु को हटाए बिना भी संतुलन स्थापित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसी आत्मा की जरूरत थी जो अपने आप को बलिदान नहीं बल्कि समर्पित कर दे।
संरक्षक सत्व ने विक्रम की बात को समझा और उसे एक अंतिम परीक्षा के लिए तैयार किया। इस परीक्षा में उसे अपने सबसे गहरे डर, अपने स्वार्थ और अपनी पहचान से ऊपर उठना था। विक्रम ने देखा कि उसका अतीत, उसके दोस्त और परिवार की यादें उसके सामने आ रही थीं, जो उसे इस दुनिया से बांधे हुए थीं। उसे इन सभी मोहमाया से ऊपर उठना था। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में बैठ गया। उसने अपने मन में उन सभी लोगों को याद किया जो इस जंगल के लिए बलिदान हो गए थे। साहिल, आदित्य, राहुल और माया। उसने उनकी हिम्मत से प्रेरणा ली। उसने अपने सारे मोह, अपने सारे डर और अपनी पहचान को त्याग दिया। वो एक शुद्ध चेतना बन गया। उसने देखा कि उसका शरीर अब सिर्फ एक नश्वर रूप था, लेकिन उसकी आत्मा अमर और विशाल थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वो न तो मंदिर में था और न ही जंगल में, बल्कि वो एक ऐसे आयाम में था जहां वो ब्रह्मांड को देख सकता था। भाग 28। एक नया अध्याय, रक्षक की नियति। विक्रम अपनी चेतना से ब्रह्म धातु से जुड़ गया। वो उस धातु की विशाल ऊर्जा को समझ रहा था। उसने उस ऊर्जा को अपने शुद्ध मन से संतुलित करना शुरू किया। उसकी आत्मा एक नए आयाम में फैल गई। उसने देखा कि ब्रह्म धातु अब दोनों आयामों के बीच एक स्थायी पुल बना रही थी, जो दोनों को अलग भी रखती थी और साथ भी। संरक्षक सत्व ने विक्रम की शक्ति और ज्ञान को देखा और संतुष्ट होकर अपनी यात्रा पर वापस चला गया। जब विक्रम अपने शरीर में वापस लौटा तो वो एक नया इंसान था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो अब एक नया संरक्षक था, लेकिन पुराने संरक्षकों की तरह एक दुखी आत्मा नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से जागृत चेतना। उसने ब्रह्म धातु को अपने शरीर में स्थापित कर लिया था, जिससे वो हमेशा उस धातु से जुड़ा रहता था। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित हो गया था। मौसम भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गया था। विक्रम गांव में लौट आया और उसने अपना जीवन एक शांत और ज्ञानी आदमी की तरह जीना शुरू कर दिया। वो गांव का नया इतिहास बन चुका था। वो सिर्फ एक कहानी कहने वाला नहीं था, बल्कि कहानी का एक हिस्सा था। इस तरह मिस्ट्री जंगल की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसे अध्याय की जहां डर और अंधविश्वास की जगह ज्ञान और चेतना ने ले ली थी। विक्रम एक अकेला रक्षक नहीं था, बल्कि वो पूरे गांव की चेतना का विस्तार था, जो अब इस कहानी को आगे ले जाएगा, एक नए ढंग से, हमेशा के लिए। उपसंहार माइनस जंगल की विरासत। कई सदियां बीत गईं। कन्हेरी गांव अब सिर्फ एक छोटा सा पहाड़ी गांव नहीं रहा, बल्कि अपनी अनूठी विरासत के लिए जाना जाने लगा था। ये एक ऐसा गांव था जहां इतिहास और किंवदंतियां एक साथ जीवित थीं। कालवन, जिसे कभी डर का प्रतीक माना जाता था, अब एक पवित्र स्थल और शांत वन बन चुका था। सरकार ने उसे एक राष्ट्रीय धरोहर और संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। पर्यटक और शोधकर्ता दूर दूर से यहाँ आते थे, लेकिन अब वे सोना या डर नहीं खोजते थे, बल्कि ज्ञान और शांति की तलाश में आते थे। जंगल अब वैसा नहीं था जैसा सैकड़ों साल पहले था। वहां कोई भयानक धुंध नहीं थी, न ही कोई रहस्यमयी फुसफुसाहट। पेड़ों की जड़ें अब यात्रियों को नहीं पकड़ती थीं, बल्कि उनके लिए रास्ते बनाती थीं। खंडहर मंदिर अब खंडहर नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बन चुका था, जहां लोग श्रद्धा से आते थे। वहां का शिवलिंग, जिस पर ब्रह्म धातु स्थापित थी, शांति और संतुलन का प्रतीक था। विक्रम की कहानी अब गांव की सबसे महत्वपूर्ण लोक कथा थी। उसे एक संत, एक संरक्षक और एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता था। उसकी आत्मा जंगल में फंसी नहीं थी, बल्कि एक शांत, व्यापक चेतना के रूप में पूरे गांव में मौजूद थी। लोग उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, हवा की हल्की लहरों में, सूरज की पहली किरण में और जंगल की गहरी शांति में। एक शाम एक युवा पर्यटक ने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या ये सच है कि इस जंगल में एक श्राप था जहां लोगों की आत्माएं फंस गई थीं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये सच है, लेकिन वो कहानी पूरी नहीं है। श्राप तो सिर्फ शुरुआत थी। ये कहानी तो लालच, डर, बलिदान और अंततः ज्ञान की है। साहिल ने डर में आकर अपने दोस्त को छोड़ दिया, लेकिन उसने अनजाने में एक नए रक्षक की नींव रखी। राहुल ने उस चक्र को समझकर खुशी खुशी खुद को बलिदान कर दिया, ताकि बुराई को रोका जा सके। लेकिन असली ज्ञान तो विक्रम ने पाया, जिसने ये समझा कि समस्या जंगल या श्राप में नहीं, बल्कि मानव चेतना के भीतर थी। बूढ़ा आगे बोला, इस जंगल ने हमें सिर्फ डराया नहीं, बल्कि एक सबक भी सिखाया। इसने हमें बताया कि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने लालच और स्वार्थ में छिपा है। और सबसे बड़ी शक्ति भी डर से भागने में नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर ज्ञान में बदलने में है। वो बूढ़ा व्यक्ति आंखें बंद करके मुस्कुराया। वो विक्रम का ही वंशज था और उसकी आंखों में वही पुरानी शांति और ज्ञान की चमक थी। उसने पर्यटक को बताया कि जंगल का रहस्य ये नहीं था कि उसमें क्या छिपा था, बल्कि ये था कि उसने उन लोगों के अंदर के रहस्य को उजागर किया जो उसमें कदम रखते थे। ये कहानी सिर्फ एक जंगल के बारे में नहीं थी, बल्कि मानव आत्मा की उस यात्रा के बारे में थी, जो डर से शुरू होकर ज्ञान पर खत्म होती है। अब जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक जगह थी, लेकिन उसकी विरासत हमेशा के लिए जीवित थी, जो हर आने वाली पीढ़ी को एक गहरा संदेश देती थी।